हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निक स्टडी पॉइंट। सो व्हाट्सअप गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे एंड आप सबकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। आज के इस सेशन में मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 13 पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। सो आई होप आप सब लोग अपनी एनसीईआरटी बुक्स एंड मार्कर, हाइलाइटर, पेन, पेंसिल जो भी है लेकर बैठे होंगे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करने के लिए। सो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप भी अपने मार्कर वगैरह तब तक लेकर आइए, जो नहीं लेकर आए हैं तब तक मैं अपना मार्कर सेट कर लेती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 13 पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। आपने पहले ही अध्याय 5 के अंतर्गत फूल वाले पौधों के संगठन के बारे में अध्ययन किया है। क्या आपने कभी सोचा है कि मूल, तना, पत्तियां, फूल तथा बीज जैसी संरचनाएं कहाँ और कैसे पैदा होती है, और वह भी एक क्रमबद्ध तरीके से। अब आप बीज पौधा, नव अंकुरित पौधा, पादप, छोटा पौधा तथा परिपक्व पौधे जैसे शब्दों से परिचित हो गए हैं। आपने यह भी देखा है कि सभी पेड़ समय के अंतराल में ऊंचाई एवं गोलाई में लगातार वृद्धि करते हैं। हालांकि उसी वृक्ष की पत्तियां, फूल एवं फल आदि न केवल एक सीमित लंबाई चौड़ाई के होते हैं, बल्कि समयानुकूल वृक्ष से निकलते हैं एवं गिर जाते हैं। यही प्रक्रिया लगातार दोहराई जाती है। एक पौधे में फूल आने की प्रक्रिया कायिक वृद्धि के बाद क्यों होती है? सभी पौधों के अंग विभिन्न तरह के ऊतकों से बने होते हैं। क्या एक कोशिका ऊतक अंग की संरचना और उसके द्वारा संपन्न जाने वाली क्रियाकलाप के बीच कोई संबंध है? पौधे की सभी कोशिकाएं युग्मज की संतति या वंशज होती है। तब सवाल ये उठता है कि क्यों और कैसे उनमें भिन्न भिन्न संरचनात्मक एवं क्रियात्मक विशेषताएं होती है। परिवर्तन दो प्रक्रियाओं का योग है, वृद्धि एवं विभेदन। शुरुआत में यह जानना अनिवार्य है कि एक परिपक्व वृक्ष का वर्धन एक युग्मक, एक निषेचित अंड से शुरू होकर एक सुनिश्चित एवं उच्च नियमित वंशानुक्रम की घटना है। इस प्रक्रिया के दौरान एक जटिल शरीर संरचना का गठन होता है, जो जड़ों, पत्तियों, शाखाओं, फूलों, फलों एवं बीजों को उत्पादित करता है और अंततः वे मर जाते हैं। चित्र 13.1 पौधों की वृद्धि के प्रक्रम तथा प्रथम चरण बीज का अंकुरण है। जब पर्यावरण में वृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती है तो बीज अंकुरित हो जाता है। इस प्रकार की अनुकूल परिस्थितियों के अभाव में बीज अंकुरित नहीं होता है तथा निलंबित वृद्धि अथवा प्रसुप्त काल में चला जाता है। जब अनुकूल परिस्थितियां वापस आती है तब बीजों में उपापचय क्रियाएं पुनर्वेशित हो जाती है, तब वृद्धि होने लगती है। इस अध्याय में आप कुछ उन कारकों के बारे में पढ़ेंगे जो कि इस परिवर्तन प्रक्रिया को संचालित एवं नियंत्रित करते हैं। ये कारक एक पौधों के लिए आंतरिक एवं बाह्य हो सकते हैं। 13.1 वृद्धि। एक जीवित वस्तु के लिए वृद्धि को सर्वाधिक आधारभूत एवं सुस्पष्ट विशिष्टता के रूप में जाना जाता है। वृद्धि क्या है? वृद्धि को एक अवयव या अंग या इसके किसी भाग या यहाँ तक कि कोशिका के आधार में अनिवार्यतः अनपलट स्थायी बढ़त के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सामान्यतः वृद्धि उपापचयी प्रक्रिया, उपचय एवं अपचय दोनों से जुड़ा होता है, जो ऊर्जा के व्यय पर आधारित होता है। इसलिए एक पत्ती का विस्तार वृद्धि है। आप एक लकड़ी के टुकड़े को पानी में डालने से हुए फैलाव या विस्तार का वर्णन कैसे करेंगे? 13.1.1 पादप वृद्धि प्राय अपरिमित है। डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के भी और हर चैप्टर के। एनसीईआरटी के तो सारे डायग्राम आपको घोलकर पी जाने हैं, बिकॉज डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी नीट में बहुत पूछे जाते हैं। पादप वृद्धि अनूठे ढंग से होती है क्योंकि पौधे जीवन भर असीमित वृद्धि की क्षमता को अर्जित किए होते हैं। इस क्षमता का कारण उनके शरीर में कुछ खास जगहों पर विभज्योतक मेरिस्टेम ऊतकों की उपस्थिति है। ऐसे विभज्योतकों की कोशिकाओं में विभाजन एवं स्वशाश्वता, निरंतरता की क्षमता होती है। हालांकि ये उत्पाद जल्द ही विभाजन की क्षमता को खो देते हैं और ऐसी कोशिकाएं जो विभाजन की क्षमता खो देती है वे पादप शरीर की रचना करती है। इस प्रकार की वृद्धि, जहाँ पर विभज्योतक की क्रियात्मकता से पौधे के शरीर में सदैव नई कोशिकाओं को जोड़ा जाता है, उसे वृद्धि का खुला स्वरूप कहा जाता है। क्या होगा जब विभज्योतक का विभाजन बंद हो जाए? क्या कभी ऐसा होता है? आपने पिछली कक्षाओं में मूल शिखाग्र विभज्योतक तथा प्ररोह शिखाग्र विभज्योतक के स्तर पर विभज्योतक के बारे में पढ़ा है। ये पौधों की प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं और मुख्यतया पौधे के अक्ष के समांतर दीर्घीकरण में भागीदारी करते हैं। द्विबीजपत्री, पत्ती तथा नग्न बीजी पौधों में पार्श्व विभज्योतक, संवहनी कैम्बियम तथा कॉर्क कैम्बियम जीवन में बाद में प्रकट होते हैं। ये विभज्योतक उन अंग की चौड़ाई को बढ़ाते हैं जहाँ वे क्रियाशील होते हैं। इसे द्वितीयक वृद्धि के नाम से जाना जाता है। चित्र 13.2 देख सकते हैं आप।
13.1.2 वृद्धि माप योग्य है। कोशिकीय स्तर पर वृद्धि मुख्यतः जीव द्रव्य मात्रा में वृद्धि का परिणाम है। चूंकि जीव द्रव्य की वृद्धि को सीधे ही मापना कठिन है, अतः कुछ दूसरी मात्राओं को मापा जाता है जो कम या ज्यादा इसी के अनुपात में होता है। इसलिए वृद्धि को विभिन्न मापदंडों द्वारा मापा जाता है। कुछ एक मापदंड ये हैं: ताजी भार वृद्धि, शुष्क भार, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन तथा कोशिकाओं की संख्या आदि। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक मक्के की मूल शिकाग्र विभज्योतक में प्रति घंटे 17,500 या इससे भी अधिक नई कोशिकाएं पैदा हो सकती है, जबकि एक तरबूज की कोशिकाओं के आकार में वृद्धि 3,50,000 गुना तक हो सकती है। पहले वाले उदाहरण में वृद्धि को कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के रूप में व्यक्त किया गया है, जबकि बाद वाले में वृद्धि को कोशिका के आकार में बढ़ोतरी के रूप में व्यक्त किया गया है। एक परागनलिका की वृद्धि लंबाई में बढ़त का एक अच्छा मापदंड है, जबकि पृष्ठाधार पत्ती की वृद्धि को उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बढ़त के रूप में मापा जा सकता है। 13.1.3 वृद्धि के चरण। वृद्धि की अवधि को मुख्यतः 3 चरणों में बांटा गया है: विभज्योतकीय, दीर्घीकरण एवं परिपक्वता। चित्र 13.3। आओ हम इसे मूलाग्र को देखकर समझें। विभज्योतक चरण में कोशिकाएं मूल शिकाग्र तथा प्ररोध शिकाग्र दोनों में लगातार विभाजित होती हैं। इन क्षेत्रों की कोशिकाएं जीव द्रव्य से भरपूर होती हैं और व्यापक संलक्ष्य केंद्र को अधिकृत किए होती है। उनकी कोशिका भित्ति प्राथमिक पतली तथा प्रचुर जीव द्रव्य तंतु संयोजन के साथ सेल्यूलोजिक होती है। विभज्योतक क्षेत्र के समीपस्थ ठीक अगला नोक से दूर कोशिका दीर्घीकरण के चरण का प्रतिनिधित्व। 1 सेकंड गाइस, शायद कोई मिस्टेक हो गया। नहीं, कोई मिस्टेक नहीं हुई। विभज्योतक क्षेत्र के समीपस्थ ठीक अगला नोक से दूर कोशिका दीर्घीकरण के चरण का प्रतिनिधित्व करता है। इस चरण में कोशिकाओं का बड़ा हुआ रसदानी भवन, कोशिका विशालीकरण तथा नव कोशिका भित्ति निक्षेपण आदि विशिष्टताएं हैं। पुनः शिकाग्र से आगे अर्थात दीर्घीकरण के अधिक समीपस्थ अक्ष का वह भाग स्थित होता है जो कि परिपक्वता के चरण में जा रहा होता है। इसे परिक्षेत्र में स्थित होने वाली कोशिकाएं अपने अंतिम आकार को प्राप्त किए होती है तथा उनकी भित्ति की मोटाई एवं रसधानी चरम पर होता है। पिछली कक्षाओं में आपने अधिकतर जिन ऊतकों कोशिकाओं के प्रकार का अध्ययन किया है वे इसी चरण का प्रतिनिधित्व करती हैं। 13.1.4 वृद्धि दर। समय की प्रति इकाई के दौरान बढ़ी हुई वृद्धि को वृद्धि दर कहा जाता है। अतः वृद्धि की दर को गणितीय ढंग से चित्र 13.4 द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। एक जीव या उसके अंग कई तरीकों से अधिक कोशिकाएं पैदा कर सकते हैं। वृद्धि दर अंकगणितीय या ज्यामितीय रेखा गणितीय संवर्धन हो सकती है। अंकगणितीय वृद्धि में समसूत्री विभाजन के बाद केवल एक पुत्री कोशिका लगातार विभाजित होती रहती है, जबकि दूसरी विभेदित एवं परिपक्व होती है। अंकगणितीय वृद्धि एक सरलतम अभिव्यक्ति है जिसे हम निश्चित दर पर दीर्घीकृत होते मूल में देख सकते हैं। चित्र 13.5 को देखें, जिसमें अंग की लंबाई समय के विरुद्ध आलेखित की गई है, जिसके फलस्वरूप रेखीय वक्र पाया गया है, जो हमें गणितीय रूप में इस प्रकार चक्र कर सकते हैं। L = L0 + RT, जहाँ पर L जो है टाइम t के समय लंबाई है, L0 टाइम 0 के समय लंबाई और R जो है वृद्धि दर दीर्घीकरण प्रति इकाई समय है। आइए अब देखें कि ज्यामितीय वृद्धि में क्या होती है। हालांकि अधिकतर प्रणालियों में प्रारंभिक वृद्धि लैग फेज धीमी होती है और ये इसके बाद तीव्र गति से एक चरघातांकी दर लॉग या चरघातांकी चरण में बढ़त हो जाती है। यहाँ पर दोनों संतति कोशिकाएं एक समसूत्री कोशिका के विभाजन का अनुकरण करती है तथा विभाजित होने पर लगातार ऐसा करते रहने के काबिलियत बनाए रखती है। हालांकि सीमित पोषण आपूर्ति के समय वृद्धि धीमी पड़ती हुई स्थिर चरण की ओर बढ़ जाती है। यदि हम समय के प्रति वृद्धि के मापदंड को नियोजित करते हैं तो हम एक विशिष्ट सिग्मॉइड या एस वक्र पाते हैं। चित्र 13.6। ऐसा वक्र सभी जीवित प्राणियों की विशिष्टता है जो स्वाभाविक पर्यावरण में बढ़ रहे होते हैं। ये सभी कोशिकाओं, ऊतकों एवं अन्य पौधों के विशेष अंगों के लिए आदर्श है। क्या आप ऐसे ही अन्य अधिक उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं? मौसमी क्रियाकलाप प्रकट करने वाले एक वृक्ष से आप किस तरह के वक्र की अपेक्षा कर सकते हैं? चरघातांकीय वृद्धि को इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है। W = W0 RT। W अंतिम आकार, भार, ऊंचाई, संख्या आदि। W0 प्रथम आकार प्रारंभिक समय में, R वृद्धि दर है और T समय में वृद्धि है। E = स्वाभाविक लघुगणक आधार। यहाँ R एक सापेक्षिक वृद्धि दर है तथा साथ ही पौधे द्वारा नई पादप सामग्री को पैदा करने की क्षमता को मापने के लिए है। डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये तो ग्राफ है, सो ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
जिसे एक दक्षता सूचकांक के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। अतः W का अंतिम आकार W0 के प्रारंभिक आकार पर निर्भर करता है। जीवित प्रणाली की वृद्धि के बीच मात्रात्मक तुलना भी दो तरीकों से की जा सकती है, मापन और प्रति यूनिट टाइम की कुल वृद्धि की तुलना, जिसे परम वृद्धि दर कहते हैं। दी गई प्रणाली की प्रति यूनिट समय पर वृद्धि को सामान्य आधार पर प्रकट करना, उदाहरणतः प्रति यूनिट प्रारंभिक मापदंड या पैमाइश को सापेक्षिक वृद्धि दर कहते हैं। देखें चित्र 13.7, जहां दो पत्तियां और वह विभिन्न आकारों की दिखाई गई हैं, लेकिन एक दिए गए समय में उनके संपूर्ण क्षेत्रफल में वृद्धि समान है। फिर भी उनमें से एक की सापेक्षिक वृद्धि दर ज्यादा है। कौन सी है और क्यों है? 13.1.5 वृद्धि के लिए दर्शाएं। आप यह लिखने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं कि पौधों की वृद्धि के लिए जरूरी चीजें क्या है? इस सूची में जल, ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व अवश्य होने चाहिए जो वृद्धि के लिए अनिवार्य हैं। पौधों की कोशिकाएं अपने आकार में बड़ी होकर वृद्धि करती हैं, जिसके लिए जल की आवश्यकता होती है। इसलिए एक पादप की वृद्धि और उसका परिवर्धन उसमें पानी की स्थिति या उपलब्धता से जुड़ा होता है। वृद्धि के लिए आवश्यक एंजाइमों की क्रियाशीलता के लिए जल एक माध्यम उपलब्ध करवाता है तथा ऑक्सीजन उपापचयी ऊर्जा को मुक्त करने में मदद करती है। पौधों द्वारा पोषकों, स्थूल एवं सूक्ष्म आवश्यक तत्वों की आवश्यकता जीव द्रव्य के संश्लेषण तथा ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम करने के लिए होती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पादप जीव के लिए इष्टतम ताप परिसर होता है, तो उसकी वृद्धि के लिए अत्यंत ही अनुकूल होता है। इस ताप के दायरे में किसी प्रकार का विलगाव उसकी उत्तरजीविता के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके साथ ही पर्यावरणीय संकेत जैसे कि प्रकाश एवं गुरुत्वाकर्षण भी वृद्धि की कुछ अवस्थाओं या चरणों को प्रभावित करता है। 13.2 विभेदन, निर्विभेदन तथा पुनर्विभेदन। मूल शिकाग्र विभज्योतक तथा प्ररोह शिकाग्र विभज्योतक से आने वाली कोशिकाएं और कैम्बियम विभेदित होती है तथा विशिष्ट क्रियाकलाप को संपन्न करने के लिए परिपक्व होती है। यह परिपक्वता की ओर अग्रसर होने वाली कार्यवाही विभेदन कहलाती है। वे अपनी कोशिका भित्ति एवं जीव द्रव्य दोनों में ही या कुछ व्यापक संरचनात्मक बदलावों से गुजरती है। उदाहरण स्वरूप एक वाहिकीय तत्व के बनने में कोशिका अपने जीव द्रव्य को खो देती है और बाद में एक बहुत सुदृढ़ तन्यतापूर्ण लिग्नो सेल्यूलोजिक काष्ठ कोशिका साधानी द्वितीय कोशिका भित्ति विकसित होती है, जो लंबी दूरी तक सर्वोच्च तनाव में भी जल को वहन करने के लिए उपयुक्त है। आप पौधों को शरीर की विभिन्न रचनात्मक विशिष्टताओं एवं उसके संबंधित क्रियाशीलता से संबंध स्थापित करने की कोशिश करें। पौधे अन्य रोचक तथ्य दिखाते हैं। जीवित विभेदित कोशिकाएं कुछ खास परिस्थितियों में विभाजन की क्षमता पुनः प्राप्त कर सकती हैं। इस क्षमता को निर्विभेदन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अंतरापूर्य वाहिकी कैम्बम एवं कॉर कैम्बियम। निर्विभेदित कोशिका ऊतकों के द्वारा उत्पादित कोशिका बाद में फिर से विभाजन की क्षमता को खो देती है ताकि विशिष्ट कार्यों को संपादित किया जा सके, अर्थात पुनर्विभेदित हो जाती हैं। एक काष्ठ या द्विबीजपत्री पादप के कुछ ऊतकों की सूची बनाएं जो पुनर्विभेदन के उत्पाद हों। आप अर्बुद का कैसे वर्णन करेंगे? आप उस अर्बुद जो आप क्लास 12 के चैप्टर 8 मानव स्वास्थ्य और रोग में पढ़ेंगे, उसमें आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। आप उस मृदुत्व कोशिका को जिसे प्रयोगशाला के नियंत्रित क्षेत्र में पादप ऊतक संवर्धन के दौरान विभाजित कराया जा रहा है, उसे क्या कहेंगे? अनुभाग 13.1.1 को याद कीजिए। हमने बताया था कि पौधों में वृद्धि उन्मुक्त होती है, अर्थात यह परिमित या अपरिमित हो सकती है। अब हम कह सकते हैं कि पादपों में विभेदन भी उन्मुक्त होता है। हालांकि ठीक उसी विभज्योतक से पैदा हुए तो क्या कोशिकाएं परिपक्व होने पर भिन्न संरचनाएं तैयार करती है। कोशिका या ऊतक की परिपक्वता के समय अंतिम संरचना कोशिका के आंतरिक स्थान पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए शिखाग्र विभज्योतक से दूरस्थ कोशिकाएं मूल गोप कोशिका के रूप में विभेदित होती हैं, जबकि जिन्हें बाहरी वलय की ओर धकेल दिया जाता है बाह्य त्वचा के रूप में परिपक्व होती है। क्या आप उन्मुक्त विभेदन का कुछ और उदाहरण जोड़ना चाहेंगे जो कोशिकीय स्थिति तथा पादप अंगों में उनके स्थान के संबंधों को भी दर्शाता है? 13.3 परिवर्धन। परिवर्धन वह शब्द है जिसके अंतर्गत एक जीव के जीवन चक्र में आने वाले वे सारे बदलाव शामिल हैं जो बीजांकुरण एवं जरावस्था के बीच आते हैं। चित्र 13.8 में उच्च, ये डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और समझ में आने में आपको मुश्किल भी होगी, बट मैं ज़रूर जल्द से जल्द एक सेशन लेके आऊँगी जिसमें एनसीईआरटी के सारे डायग्राम मैं आपको समझाऊंगी और उसकी एक ही पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी। अभी भी इस वीडियो का जो पीडीएफ है एनसीईआरटी बुक का, न्यू एनसीईआरटी का, वो भी, हाँ सबसे पहले ये बता दूँ कि ये जो ऑडियो बुक है वो न्यू एनसीईआरटी पेज है और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का चैनल में डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी।
पादप की कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन की क्रमिक प्रतिक्रियाओं को रेखा चित्र के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये ऊतक अवयवों पर भी लागू होता है। पौधे पर्यावरण के प्रभाव के कारण या जीवन के विभिन्न चरणों में भिन्न पथों का अनुसरण करते हैं ताकि विभिन्न तरह की संरचनाओं का गठन कर सके। इस क्षमता को प्लास्टिसिटी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कपास, धनिया एवं लाल क्सपर में विभिन्न आकार की पत्तियां। इन पौधों में पत्तियों का आकार किशोरावस्था एवं परिपक्व अवस्था में भिन्न होता है। दूसरी तरफ बटरकप में पत्तियों का आकार वायवीय भागों में अलग होता है। चित्र 13.9 विषम पर्णता का यह दृश्य प्लास्टिकता या सुगठितता का एक उदाहरण है। डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम, सो इसे आप ध्यान रखें। अतः एक पौधे के जीवन में वृद्धि, विभेदन और परिवर्धन बहुत ही निकट संबंध रखने वाली घटनाएं हैं। व्यापक तौर पर परिवर्धन को वृद्धि एवं विभेदन के योग के रूप में माना जाता है। पौधों में परिवर्धन अर्थात वृद्धि एवं विभेदन दोनों आंतरिक एवं बाह्य कारकों से नियंत्रित हैं। आंतरिक कारकों में अंतरकोशिकीय, आनुवांशिक तथा अंतरकोशिकीय कारक जैसे कि पादप वृद्धि नियामक रसायन शामिल होते हैं, जबकि बाह्य कारकों के अंतर्गत प्रकाश, तापक्रम, जल, ऑक्सीजन तथा पोषक आदि शामिल होते हैं। 13.4 पादप वृद्धि नियामक। 13.4.1 विशिष्टताएं। पादप वृद्धि नियामक विविध रासायनिक संगठनों वाले साधारण तथा लघु अणु होते हैं। ये इंडोल सम्मिश्रण, इंडोल 3 एसिटिक अम्ल, IAA, एडेनिन व्युत्पन्न परफ्यूराइल, एमिनो, प्यूरिन, काइटिन, कैरोटीनॉइड तथा वसा अम्लों के व्युत्पन्न एसिटिक एसिड, ABA, टर्पीन, जिब्रालिक एसिड, GA या गैसेस एथिलीन, C2H4 आदि हो सकते हैं। पादप वृद्धि नियामक को पाठ्य सामग्री में पादप वृद्धि तत्व, पादप हार्मोन तथा फाइटो हार्मोन के नाम से वर्णित किया गया है। पादप वृद्धि नियामक PGR को व्यापक रूप से एक जीवित पौधे में उनकी कार्यशीलता के आधार पर 2 समूहों में बांटा जा सकता है। PGR एक समूह वृद्धि उन्नयन क्रियाकलापों में लगा होता है, जैसे कि कोशिका विभाजन, कोशिका प्रसार, प्रतिमान संरचना, ट्रापिक अनुवर्तनी वृद्धि, पुष्पन, फलीकरण तथा बीज संरचना आदि। इन्हें पादप वृद्धि नियामक भी कहा जाता है, जैसे कि ऑक्सिन, जिब्रालिन, साइटोकाइनिन। उनके समूह के आधार दूसरे PGR तथा दबाव के प्रति पादपों की अनुक्रिया समूह के दूसरे PGR में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही वे विभिन्न वृद्धिवादक क्रियाकलापों जैसे प्रसुप्ति एवं विलगन में भी शामिल होते हैं। एब्सिसिक एसिड PGR इसी समूह का सदस्य है। गैसीय PGR एथिलीन किसी भी समूह के साथ बैठ जाता है, लेकिन व्यापक तौर पर यह एक वृद्धिवादक क्रियाकलापों में आता है। पादप वृद्धि नियामकों की खोज। रोचक बात यह है कि PGR के 5 प्रमुख समूहों में प्रत्येक की खोज मात्र एक संयोग है। इसकी शुरुआत चार्ल्स डार्विन और उनके पुत्र फ्रांसिस डार्विन के अवलोकन से हुई, जब उन्होंने देखा कि कनारी घास का प्रांकुर चोर कोलियोप्टाइल एक पार्श्व प्रदीपन के प्रति अनुक्रिया करता है और प्रकाश के उद्गम की तरफ वृद्धि प्रकाशानुवर्तन करता है। तो प्रयोगों की एक लंबी श्रृंखला के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रांकुर चोर की नोक संचारणीय प्रवाह की जगह है, जो प्रांकुर चोर के मुड़ने का कारण है। चित्र 13.10 ऑक्सिन की खोज FW वेंट के द्वारा जई के अंकुर के प्रांकुर चोर शिखर से की गई। बैकेंड फुलिश सीडलिंग धान के पौधे नवोद्भिद की बीमारी है, जो रोगजनक कवक जिब्रेला फुजिकोराई के द्वारा होती है। ई कुरोसावा जापानी वैज्ञानिक ने रोग रहित धान की पौध में रोग लक्षण को बताया, जब उन्हें कवक के बीजाणुहीन निस्यंदो फिल्ट्रेट के साथ उपचारित किया गया। सक्रिय तत्वों की पहचान बाद में जिब्रेलिक अम्ल के रूप में हुई। स्पूक तथा उनके सहकर्मियों ने देखा कि तंबाकू के तने की अंतरपर्व इंट्रानोडल खंड से अविभेदित कोशिकाओं का समूह तभी प्रचुरित होता है जब ऑक्सिन के अलावा मीडियम में वाई का ऊतकों के सत्व या यीस्ट सत्व या नारियल दूध या DNA पूरक रूप में दिया गया हो। मिलर एट ऑल ने 1955 में साइटोकाइनिन्स को बढ़ावा देने वाले इस तत्व को पहचाना और इसका क्रिस्टलीकरण किया तथा काइनेटिन नाम दिया। 1916 में 1960 के मध्य में 3 अलग अलग वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र रूप से 3 तरह के निरोधक का शुद्धिकरण एवं उसका रासायनिक स्वरूप प्रस्तुत किया। वे निरोधक B विल्गन, सेकंड M डॉर्मिन है। बाद में यह तीनों रासायनिक रूप से समान पाए गए। इसका नामकरण एब्सिसिक अम्ल के रूप में किया गया। H.H. कजिन्स ने 1910 में यह सुनिश्चित किया कि पके हुए संतरों से निकाला हुआ एक वाष्पशील तत्व पास में रखे बिना पके हुए केलों को शीघ्रता से पकाता है। बाद में यह वाष्पशील तत्व एथिलीन के नाम से जाना गया, जो एक गैसीय PGR है। आइए हम इन 5 तरह के PGR के कायिकीय प्रभाव का अगले भाग में अध्ययन करेंगे। 13.4.3 पादप वृद्धि नियामकों का कायिकीय शारीरिक क्रियात्मक प्रभाव। 13.4.3.1 ऑक्सिन्स। ग्रीक शब्द ऑक्सिन यानी कि बढ़ना सर्वप्रथम मनुष्य के मूत्र से निकाला गया शब्द ऑक्सिन्स इंडोल 3 एसिटिक अम्ल IAA तथा अन्य प्राकृतिक एवं कृत्रिम यौगिक जिसमें वृद्धि करने की क्षमताओं के लिए प्रयोग किया जाता है। ये प्राय तने एवं मूल के बढ़ते हुए शिखर पर बनते हैं तथा वहां से क्रियाशीलता वाले भाग में जाते हैं। ऑक्सिन जैसे IAA व इंडोल ब्यूटारिक अम्ल पौधे से निकाला गया है।
Na नैप्थेलिक एसिटिक अम्ल तथा 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल कृत्रिम ऑक्सीजन्स हैं। ऑक्सीजन का उपयोग का एक विस्तृत दायरा है और ये बागवानी एवं खेती में प्रयोग किए गए हैं। ये तनों की कटिंग, कलमों में जड़ें फूटने में सहायता करते हैं, जो पादप प्रवर्धन में व्यापकता से इस्तेमाल होती हैं। ऑक्सीजन पुष्पन को बढ़ावा देती हैं, जैसे कि अनानास में। ये पौधों एवं पत्तों एवं फलों को शुरुआती अवस्था में गिरने से बचाते हैं तथा पुरानी एवं परिपक्व पत्तियों एवं फलों के विलगन को बढ़ावा देते हैं। उच्च पादपों में वृद्धि करती अग्रस्त कलिका पार्श्व कक्षस्थ कलियों की वृद्धि को अवरोधित करती है, जिसे शिखर प्रधान्यता कहते हैं। एपिकल डोमिनेंस। प्ररोसिरों को हटाने शीर्ष छेदन से प्राय पार्श्व कलियों की वृद्धि होती है। देखें चित्र 13.11। यह बात व्यापक रूप से चाय रोपण एवं बाड़ बनाने हेज मेकिंग में लागू होती है। क्या आप बता सकते हैं? इसके साथ ही ऑक्सीजन अनिषेक फलन को प्रेरित करता है, जैसे कि टमाटर में। इन्हें व्यापक रूप से शाकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। 2,4-D व्यापक रूप से द्विबीजपत्री खरपतवारों का नाश कर देता है, लेकिन एक बीजपत्री परिपक्व पौधों को प्रभावित नहीं करता है। इसका प्रयोग मालियों के द्वारा लौन को तैयार करने में किया जाता है। इसके साथ ही ऑक्सीजन जाइलम विभेदन को नियंत्रित करने तथा कोशिका विभाजन में मदद करता है। 13.4.3.2 जिब्रालिन्स। जिब्रालिन्स एक अन्य प्रकार का प्रोत्साहक पीजीआर है। 100 से अधिक जिब्रालिन्स की सूचना विभिन्न जीवों से आ चुकी है, जैसे कि कवकों और उच्च पादपों में। इन्हें GA1, GA2, GA3 और इसी तरह से नामित किया गया। हालांकि GA3 वह जिब्रालिन्स है जिसकी खोज सबसे पहले की गई थी और अभी भी सबसे अधिक सघनता से अध्ययन किया जाने वाला स्वरूप है। सभी GAS अम्लीय होते हैं। ये पौधों में एक व्यापक दायरे की काय की अनुक्रिया देते हैं। ये अक्ष की लंबाई बढ़ने की क्षमता रखते हैं, अतः अंगूर के डंठल की लंबाई बढ़ाने में प्रयोग किए जाते हैं। जिब्रेलिन्स सेब जैसे फलों को लंबा बनाते हैं ताकि वह उचित रूप ले सके। ये जरावस्था को भी रोकते हैं ताकि फल पेड़ पर अधिक समय तक लगे रह सकें और बाजार में मिल सकें। GA3 के आसव शराब उद्योग में माल्टिंग की गति बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। गन्ने के तने में कार्बोहाइड्रेट चीनी या शर्करा के रूप में एकत्र रहता है। गन्ने की खेती में जिब्रेलिन छिड़कने पर तनों की लंबाई बढ़ती है। इसमें 20 टन प्रति एकड़ ज्यादा उपज बढ़ जाती है। GA छिड़कने पर किशोर शंकु वृक्षों में परिपक्वता तीव्र गति से होती है, तब बीज जल्दी तैयार हो जाते हैं। जिब्रेलिन चुकंदर, पत्ता गोभी एवं अन्य रोजेटी स्वभाव वाले पादपों में वोल्टिंग पुष्पन से पहले अंतःपर्व का दीर्घीकरण को बढ़ाता है। दैट मीन्स वोल्टिंग मतलब होता है पुष्पन से पहले अंतःपर्व का दीर्घीकरण करना। 13.4.3.3 साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन्स अपना विशेष प्रभाव साइटोकिन्स कोशिका द्रव्य विभाजन में डालता है और इसे काइनेटिन एडेनिन का रूपांतरित रूप एक प्यूरिन के रूप में ऑटोक्लेव्ड हेरिंग के शुक्राणु से खोजा गया था, जो कि एक स्तनधारी मछली है। काइनेटिन पौधों में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। साइटोकाइनिन जैसे पदार्थों की खोज के क्रम में मक्का की अष्टी तथा नारियल दूध से जियाटिन अलग किया जा सका। जियाटिन की खोज के बाद अनेकों प्राकृतिक रूप से प्राप्त साइटोकाइनिन तथा कोशिका विभाजन प्रोत्साहक पहचाने गए। प्राकृतिक साइटोकाइनिन या उन क्षेत्रों में संश्लेषित होता है जहां तीव्र कोशिका विभाजन संपन्न होता है। उदाहरण के लिए मूलशिखाग्र, विकासशील प्ररोह, कलिकाएं तथा तरुण फल आदि। वह नई पत्तियों में हरित लवक, पार्श्व प्ररोह वृद्धि तथा अपस्थानिक प्ररोह संरचना में मदद करता है। साइटोकाइनिन शिखाग्र प्रधान्यता से छुटकारा दिलाता है। वे पोषकों के संचारण को बढ़ावा देते हैं, जिससे पत्तियों की जरावस्था को देरी करने में मदद मिलती है। 13.4.3.4 एथिलीन। एथिलीन एक साधारण गैसीय पीजीआर है। ये जरावस्था को प्राप्त होने वाले उत्तकों तथा पके हुए फलों के द्वारा भारी मात्रा में संश्लेषित की जाती है। एथिलीन पौधों के अनुप्रस्थ क्षैतिज वृद्धि अक्षों एवं फुलाव, द्विबीजपत्री निवोद्भिदों में अंकुश संरचना को प्रभावित करती है। एथिलीन जरावस्था एवं विलगन को मुख्य पत्तियों एवं फूलों में बढ़ाती है। ये फलों को पकाने में बहुत प्रभावी है। फलों के पकने के दौरान ये श्वसन की गति की वृद्धि करता है। श्वसन में वृद्धि में गति की इस बढ़त को क्लाइमैक्टिक श्वसन कहते हैं। एथिलीन बीज तथा कलिका प्रसुप्ति को तोड़ती है, मूंगफली के बीज में अंकुरण को शुरू करती है तथा आलू के कंदों को अंकुरित करती है। एथिलीन गहरे पानी के धान के पौधों में पर्णवृंत को तीव्र दीर्घीकरण के लिए प्रोत्साहित करता है। यह पत्तियों तथा प्ररोह के ऊपरी भाग को पानी से ऊपर रखने में मदद करता है। इसके साथ ही एथिलीन मूल वृद्धि तथा मूल रोमों को प्रोत्साहित करती है, अतः पौधे को अधिक अवशोषण क्षेत्र प्रदान करने में मदद करती है। एथिलीन अनानास को फूलने तथा फल समकालिता में सहायता करता है। इसके साथ ही आम को पुष्पित होने में प्रेरित करता है। एथिलीन अनेकानेक कारिकीय प्रक्रियाओं को नियमित करता है, अतः यह कृषि में सर्वाधिक इस्तेमाल होने वाले पीजीआर हैं। सर्वाधिक व्यापक तौर पर इस्तेमाल होने वाले यौगिक एथिफोन है। एथिफोन जलीय घोल में आसानी से अवशोषित तथा पौधे के अंतर्गत संचारित होता है तथा धीरे धीरे एथिलीन मुक्त करता है। एथिफोन टमाटर एवं सेब जैसे फलों को पकाने की गति को बढ़ाता है तथा फूलों एवं फलों में विलगन को तीव्रता प्रदान करता है। कपास, चेरी तथा
अखरोट में विरलन, यह खीरों में मादा पुष्पों को बढ़ाता है जिससे फसल की पैदावार में वृद्धि होती है। 13.4.3.5 एब्सिसिक एसिड। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि एब्सिसिक एसिड एबीए की खोज विलगन एवं प्रसुप्ति को नियमित करने में उसकी भूमिका के लिए हुई थी, लेकिन अन्य दूसरे पीजीआर की भांति ये भी पादप वृद्धि एवं परिवर्धन में व्यापक दायरे में प्रभाव डालता है। यह एक सामान्य पादप वृद्धि तथा पादप उपापचय के निरोधक का काम करता है। एबीए बीज के अंकुरण का निरोध करता है। यह बाह्य त्वचीय पट्टिकाओं में रंध्रों के बंद होने को प्रोत्साहित करता है तथा पौधों को विभिन्न प्रकार के तनावों को सहने हेतु क्षमता प्रदान करता है। इसी कारण इसे तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। एबीए बीज के विकास, परिपक्वता, प्रसुप्ति आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रसुप्ति को प्रेरित करने के द्वारा एबीए बीज को जल शुष्कन तथा वृद्धि के लिए अन्य प्रतिकूल परिस्थिति से बचाव देता है। बहुत सारी परिस्थितियों में एबीए जीएएस के लिए एक विरोधक की भूमिका निभाता है। हम संक्षेप में कह सकते हैं कि पादपों की वृद्धि, विभेदन तथा परिवर्धन के लिए एक या अन्य कई पीजीआर कुछ न कुछ भूमिका निभाते हैं। ये भूमिकाएं संपूरक की या फिर विरोधक की भी हो सकती है। ये भूमिकाएं वैयक्तिक, निजी या योगवाही हो सकती है। इसी तरह पौधे के जीवन में कई घटनाएं होती है जहाँ एक से ज्यादा पीजीआर मिलकर घटनाओं को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के तौर पर बीज या कली की प्रसुप्तिकरण, विलगन, जरावस्था, शिखर प्रभुत्व आदि। पीजीआर की भूमिका एक तरह के आंतरिक नियंत्रण में है। याद करें, जीनोमिक नियंत्रण एवं बाह्य कारक के साथ ये पौधे की वृद्धि एवं परिवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहुत सारे बाह्य कारक जैसे कि तापक्रम एवं प्रकाश पौधे की वृद्धि एवं परिवर्धन को पीजीआर के माध्यम से नियंत्रण करते हैं। ऐसी कुछ घटनाओं का उदाहरण है वसंतीकरण, पुष्पन, प्रसुप्तिकरण, बीज अंकुरण, पौधों में गति आदि। हम लोग संक्षेप में प्रकाश और ताप दोनों बाह्य कारक है कि पुष्पन प्रारंभ करने की भूमिका को पढ़ेंगे। सारांश, चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, इसकी समरी भी इंपॉर्टेंट है, सो हम पढ़ लेते हैं। हर चैप्टर की समरी इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ मैं सब चैप्टर की समरी मैंने कवर कराई अपनी ऑडियो बुक्स में। आप जाएं मेरे चैनल पर, आपको सारी यहाँ तक की ऑडियो बुक्स मिल जाएगी। और आगे भी मैं बहुत ही जल्द 11th और 12th दोनों को कंप्लीट कर दूँगी, फिर हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। किसी भी जीवित प्राणी के लिए वृद्धि एक अत्यंत उत्कृष्ट घटना है। यह एक अनपलट, बढ़त युक्त तथा मापदंड में प्रयुक्त होने वाली, जैसे कि आकार, क्षेत्रफल, लंबाई, ऊंचाई, आयतन, कोशिका संख्या आदि इसमें बढ़ा हुआ जीव द्रव्य पदार्थ शामिल है। पौधों में विभज्योतक मेरिस्टेम वृद्धि की जगहें होती है। मूल शिखाग्र विभज्योतक तथा प्ररोह शिखाग्र विभज्योतक के साथ साथ कई बार अंतर्वाहिका विभज्योतक पौधे के अक्ष की दीर्घगामी वृद्धि में भागीदारी करते हैं। उच्च पेड़ों में वृद्धि दर अनियत होती है। मूल शिखाग्र एवं प्ररोह शिखाग्र में कोशिका विभाजन का अनुपालन करते हुए वृद्धि अंकगणितीय, ज्यामितीय हो सकती है। कोशिका द्रव्य कोशिका ऊतक अंगों जीवों की दर सामान्यतः पूरे जीवन काल में उच्च दर पर नहीं टिकी रहती। वृद्धि को 3 प्रमुख चरणों लैग, लॉग तथा जरावस्था में बांटा जा सकता है। जब कोशिका अपनी विभाजन क्षमता खो देती है तो यह विभेदन की ओर बढ़ जाती है। विभेदन संरचनाएं प्रदान करता है जो उत्पाद की क्रियात्मकता के साथ जुड़ी होती है। कोशिकाओं, ऊतकों तथा संबंधी अंगों के लिए विभेदन के लिए सामान्य नियम एक समान होते हैं। एक विभेदित कोशिका फिर विभेदित हो सकती है या फिर पुनर्विभेदित हो सकती है। पादपों में विभेदन चूंकि खुला होता है अतः परिवर्धन लचीला हो सकता है। दूसरे शब्दों में है परिवर्धन, वृद्धि एवं विभेदन का योग। पादप वृद्धि एवं परिवर्धन बाह्य एवं आंतरिक दोनों कारकों द्वारा नियंत्रित होते हैं। अंतरकोशीय आंतरिक कारक रासायनिक तत्व होते हैं जिन्हें पादप वृद्धि नियामक पीजीआर कहा जाता है। पौधों में पीजीआर के विभिन्न समूह होते हैं जो मुख्यतः पौधे समूह 5 समूह के नाम से जाने जाते हैं: ऑक्सिन, जिब्रालिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड तथा एथिलीन। ये पीजीआर पौधे के विभिन्न हिस्सों में उत्पादित होते हैं। ये विभिन्न विभेदन एवं परिवर्धन की घटनाओं को नियंत्रित करते हैं। कोई भी पीजीआर पादपों के कार्य पर प्रभाव डाल सकता है। ठीक इसी प्रकार से ये प्रभाव विविध प्रकार की पीजीआर से प्रकट होते हैं। ये पीजीआर क्रियाशील, योगवाही अथवा प्रतिरोधात्मक के रूप में कार्य कर सकते हैं। इसके साथ पादप वृद्धि एवं परिवर्धन प्रकाश, तापक्रम, ऑक्सीजन स्तर, गुरुत्व तथा अन्य ऐसी बाह्य घटनाओं द्वारा भी प्रभावित होते हैं। आपने जिस भी कोचिंग से या फिर ऑनलाइन आपने ये चैप्टर को कंप्लीट किया होगा उसके नोट्स में आपको ये एनसीईआरटी के पीछे के जो क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे, जो आपकी 11th के लिए इंपॉर्टेंट है। और नीट के लिए ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके लिए नीट के लिए आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो जल्दी मैं लेकर आने वाली हूँ। एमटीजी के क्वेश्चन अगर आपके पास एमटीजी है तो अच्छी बात है, वरना मैं आपको इसकी PDF भी जल्द प्रोवाइड करवा दूँगी और उसके जो एमटीजी की जो प्रॉब्लम्स है वो मैं खुद सॉल्व करवाऊँगी जल्द ही। सो डोंट वरी ऑफ योर स्टडीज़। मैं भी एक न्यू स्टूडेंट हूँ, सो मैं समझती हूँ आपकी बात। सो और हाँ, एक
मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ आप सब लोगों से कि वीडियो पे व्यूज़ तो बहुत आते हैं 9-10, बट सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो जो भी मेरी वीडियो दिख रहा है, प्लीज़ मेरी भाई बहन जो भी हैं वो मेरे वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छा कर सकूँ। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।